हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम यू ऑन राउंड चैनल डेकान ऑनलाइन स्टडी, जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th के सिलेबस के बारे में, 11th के चैप्टर 3 के बारे में। इसका नाम है मोशन इन प्लेन। ये नाम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की बुक से उसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। देन फिर नॉर्मल जो आपके स्टेट बोर्ड के क्लासेज है उनके अंदर आप लोगों के इस चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स, यानी कि हिंदी में से कहते हैं गतिकी। तो हेडिंग पॉइंट के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमारा चैप्टर है थर्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है बच्चों, काइनेमेटिक्स यानी कि गतिकी। इस चैप्टर के अंतर्गत डीपली नॉलेज ध्यान में करने से पहले, उसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि फिजिक्स को मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है हमारी क्लासिकल फिजिक्स और एक होती है मॉडर्न फिजिक्स। तो उस टाइम हमने बात की थी, एक हमारे पास में टॉपिक आया था मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी, मैकेनिक्स। ये पॉइंट हमारे पास में ये वर्ड हमने पढ़ा था, जिसके अंदर बताया गया है कि इसकी जो डेफिनेशन है उसका मतलब होता है कि किसी कण की नियत गति, या फिर आप लोग इसे इस प्रकार समझ सकते हो कि स्थिर अवस्था में गति का अध्ययन किसी कण का, मोशन एट रेस्ट, उसके हिसाब से। तो इसका मतलब होता है मैकेनिक्स। ठीक है बच्चों, उसी चीज के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ऐसे तो हमारी फिजिक्स है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, जिसके अंदर परमाणु का विखंडन होता है, और फ्यूजन और फिजन के रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे 14 लेक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, वैसे तो मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है फिजिक्स के अंदर, लेकिन हमारे पास में जो स्टडी पॉइंट है अभी उसका नाम है मैकेनिक्स, और इसके अंदर ही हम लोग मोशन इन प्लेन या फिर काइनेमेटिक्स, जिसे हम कहते हैं गतिकी, कि कणों की गति होती है वो कितने प्रकार की होती है, या फिर कणों की गति किस किस फॉर्मेट के अनुरूप होती है, एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में। फिर हम बात करेंगे कि जैसे गति के जो नियम होते हैं, सिंपल से 3 नियम होते हैं, वो कौन कौन से हैं, उनका जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, किस फॉर्म के अकॉर्डिंग फॉर्मूले निकल कर आए हैं, उनके बारे में एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर मैकेनिक्स से, उसके बारे में। तो सिंपल से थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैकेनिक्स होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा स्टैटिक फॉर्म, स्टैटिक्स, देन फिर दूसरा होता है काइनेमेटिक्स, और थर्ड होता है डायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, ये 3 चीजें होती है। इसका भी मतलब गति की होता है, इसका मतलब गति होता है, इसका मतलब भी गति होता है, और इसका मतलब गति होता है। अब जो मेन प्रोसेस है हमारा ये है कि इनकी जो डेफिनेशन है वो होती है तो सेम है, लेकिन किस किस फॉर्म के अकॉर्डिंग ये गति की जो फॉर्मेट है वो या फिर जो डेफिनेशन है वो लगती है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि ये जो फॉर्मेट हमारे पास में बनकर तैयार हुआ है स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर हम लोग एक बात को ध्यान रखेंगे कि गतियां होती है वो आप लोग शून्य गति के आधार पर समझ सकते हो। फिर जो वस्तुएं चल रही होती है, देखिए बच्चों, आप लोग इस बात को इस प्रकार से समझ सकते हो कि माना कि मेरे पास में कोई एक व्हीकल है, कोई गाड़ी है, कार है, वो चल रही है किसी भी सड़क पे। तो सड़क के अकॉर्डिंग जो इसका मतलब के पॉइंट विजुअल है, तो पॉइंट विजुअल अगर गाड़ी मूवेबल है गति की अवस्था में, तो इसके जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग बन रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो गति की स्पीड होती है वो अलग होती है, या फिर पैरामीटर्स अलग होते हैं एक पॉइंट पे, एक्चुअल पॉइंट पे,
देन फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर उसकी गति की जो फॉर्मेट है वो अलग बन रही होती है, उसकी कंडीशन अलग बन रही होती है स्पीड के अकॉर्डिंग या फिर उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, जो हम कहते हैं कि सापेक्ष गति जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, समझ रहे बात को कि इसकी यहां पर जो जैसे कि मैं आप लोग बता दूं, आप लोग इस प्रकार समझ सकते हो। देखिए ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर माना कि ये कोई चीज है, ये मूवेबल है, जैसे इस प्रकार से मैं इसे धक्का दे रहा हूं या फिर फोर्स लगा रहा हूं इस पर, तो देखिए कि जैसे ये चीज मूवेबल है, तो इस वस्तु के इस प्लेन पर जो मूविंग प्रोसेस है, जो ये आगे चल रही है, तो इस प्रोसेस को हम लोग मेजर यहां पर स्टडी करेंगे उसके बारे में, जिसे हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। फिर हम बात करेंगे कि इस पोजीशन पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टैटिक्स के रूप में, कि ये जो पार्टिकल पड़ा है या फिर जो वस्तु पड़ी है किसी प्लेन पर, तो उसके अंदर मोशन कितनी हो रही है, या फिर दूसरी भाषा में बात करें तो एट रेस्ट यानी कि जीरो अवेलेबिलिटी पर जो मोशन हो रहा है उसके बारे में हम लोग किस प्रकार से स्टडी करते हैं, किस प्रकार से स्टडी नहीं करेंगे, या फिर वो स्टडी किस प्रकार से होती है उसके बारे में बातें करेंगे हम लोग। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी वस्तु है वो प्लेन पर जैसे कि चल रही होती है, मूविंग कर रही है, मूवेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग वस्तु पर जो फोर्स लग रहा है, तो उस बिना कारण को ध्यान में रखे हुए, यानी कि कोज को हमें ध्यान में रखना है कि कारण का हमें ध्यान नहीं रखना है कि किस कारण से ये वस्तु मूविंग कर रही है, बस ये ध्यान में रखना है कि बस ये वस्तु है कोई जो अपनी एक प्लेन सड़क पर गति कर रही है, इस बात का आप लोग ध्यान में रखें, इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। तो वो जो गति आती है वो काइनेमेटिक्स के अंदर आती है, काइनेमेटिक्स की फॉर्म के अंदर आती है। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करेंगे डायनेमिक्स के अंदर। इस डायनेमिक्स की फॉर्म के अंदर हम लोग कारण का पता करेंगे, कारण का हम लोग बोध करेंगे कि वस्तु को पीछे से या तो धक्का लग रहा है या फिर उसके अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडिक्ट हो रहा है, वो किस कारण से हो रहा है। जैसे कि कार है, कार के अंदर पेट्रोल या फिर कोई ईंधन की वस्तु है वो खत्म हो गई है, तो फिर उसको हम आगे किसी पेट्रोल पंप तक ले जाएंगे, तो उसके लिए जो फोर्स की इस्तेमाल करेंगे, या तो इस्तेमाल करेंगे अगर थोड़ी दूर में तो मुड़ाव के अंदर है पेट्रोल पंप के माना कि, तो उस टाइम तो हम उसे धक्का लगा देंगे। तो फोर्स का रीजन क्या बन रहा है, धक्का लगाया हुआ है किसी मतलब आदमी, काफी सारे व्यक्ति है, उन व्यक्तियों के, उन पर्सन्स के द्वारा जो फोर्स लगाई है, तो उस फोर्स के रीजन से वो गाड़ी पेट्रोल पंप तक पहुंची है। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा रीजन ये है कि किसी बड़े जैसे कि क्रेन से या फिर कोई और अदरवाइज कोई फोर्सफुली जैसे भी अकॉर्डिंग जैसे कोई वस्तु होती है खींचने वाली, तो वो वस्तु मतलब कि खींचते हुए से तब फिर अपने मेजर पॉइंट पर पहुंचाती है, तो उस चीज का हम लोग उस फोर्स के रिगार्डिंग जो बातें हैं उसकी हम बात करेंगे डायनेमिक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टैटिक्स फॉर्म, काइनेमेटिक्स फॉर्म और डायनेमिक्स फॉर्म के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, तो ये बात करते हैं उसके बारे में डीपली पोजीशन के आधार पर कि उनकी गतियों को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो हमारा हेडिंग पॉइंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे कहते हैं, यानी कि निर्देश तंत्र, उसके बारे में। तो देखिए कि इसके अंदर हम लोग किस प्रकार से स्टडी करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा हेडिंग पॉइंट है वो होता है निर्देश तंत्र। फ्रेम ऑफ रिफरेंस, इसकी डेफिनेशन होती है कि एक सा निकाय जिसका अध्ययन, इसका चयन कण की गति के अध्ययन के लिए किया जाता है, अध्ययन के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों,
निर्देश तंत्र कहलाता है। अब निर्देश तंत्र या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि बच्चों वैसे तो देखिए गतियां नॉर्मली होती है दो प्रकार की। एक होती है आप लोगों के एब्सोल्यूट मोशन और दूसरा होता है रिलेटिव मोशन। ठीक है बच्चों, कि या तो आप इसे इस प्रकार समझ सकते हो कि एकल या फिर किसी युग्म के अकॉर्डिंग या फिर कोई युग्मीय गति, जिसके हम लोग मतलब एरर सुधारने के बाद में बात करेंगे कि दो गतियां होती है, निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष गति और सापेक्ष गति। वैसे तो संसार के अंदर सारी जो गतियां होती है वो सापेक्ष गतियां ही होती है, निरपेक्ष गतियां नहीं होती है। समझ रहे हो बात को? कि मैं आप लोगों को बता दूं कि निरपेक्ष गति में और सापेक्ष गति में डिफरेंसेस क्या है। तो डिफरेंसेस इस प्रकार से है कि माना कि हमने एज्यूम किया कि कोई एक ट्रेन चल रही है या फिर किसी एक समतल सड़क पर कोई एक कार चल रही है, तो उस कार के अंदर एक व्यक्ति बैठा है जो उस कार को चला रहा है, तो एक दूसरा व्यक्ति उसके पास में बैठा है। उस दूसरे व्यक्ति के रिस्पॉन्स में या फिर उसके रिलेटिव में अगर उसके बाह्य आवरण पर या फिर बाहरी जो वातावरण है वो अपने आसपास देखता है कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं या फिर मकान है या फिर आदमी बहुत सारे चल रहे हैं या फिर बहुत सारी वस्तुएं जो पड़ी हैं, तो उसे लगता है कि वो सारी चीजें वो चल रही है, मूविंग कर रही है, गति कर रही है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि वो मतलब खुद गति कर रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? कि बाकी जो सारे मतलब एनवायरनमेंट होता है वो तो लगता है कि मतलब वो घूम रहा है या फिर वो चल रहा है, पेड़ चल रहे हैं, मकान चल रहे हैं, लेकिन होता क्या है वो मतलब खुद के अंदर मोशन कर रहा है या फिर खुद मोशन कर रहा है। तो ये तो होते हो गए मतलब उनके सापेक्ष में। अब दूसरे पॉइंट में बात करेंगे कि उस गाड़ी के अंदर उसके पास एक मोबाइल अवेलेबल है या फिर जो दूसरे व्यक्ति बैठा है उसके रेस्पेक्ट में बात करें तो दोनों व्यक्ति क्या है कि गति कर ही नहीं रहे, एट रेस्ट। यानी कि आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनमें से कोई भी आप लोग एज्यूम कर सकते हो कि एक गाड़ी चला रहा है। माना कि एक गाड़ी चला रहा है तो बी व्यक्ति पास में बैठा है, तो उस बी व्यक्ति के रिस्पॉन्स में या फिर उसके रिलेटिव में बाहर का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के अंदर जो बाकी सारी वस्तुएं वो क्या होती है, मूविंग हो रही है, मूव गति कर रही है। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, दोनों क्या है, शून्य पे है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। तो जो बाहर की तरफ गति कर रहे हैं उनको लग रहा है तो वो तो हो गए रिलेटिव मोशन, और जो खुद के रेस्पेक्ट में बात करें या फिर मान लो उसके मोबाइल है उसके हाथ में है तो उसको लेकर के चले या फिर दूसरे व्यक्ति को संदर्भ में लेकर चले, तो वो क्या कर रहे हैं, गति उनकी गति क्या है, शून्य पर है। यानी कि उन्हें लगता है कि हम घूम ही नहीं रहे, हम तो बैठे हैं एक जगह पे। ठीक है बच्चों, तो वो गति होगी रेस्पेक्ट में जिसे हम कहते हैं निरपेक्ष गति, और जो रिलेटिव मोशन है बाहर की तरफ देखने वाला प्रोसेस उसको हम कहेंगे सापेक्ष गति। ठीक है बच्चों, और नॉर्मली हम लोग अगर मोशन हमें काउंट करना है तो वो गतियां सापेक्ष गति अकॉर्डिंग हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसके बारे में ध्यान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास मीटिंग पॉइंट आया कि निर्देश तंत्र के बारे में। तो निर्देश तंत्र के बारे में हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि निर्देश तंत्र का अर्थ होता है कि किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि बॉडी के अकॉर्डिंग किसी की गति को एज्यूम करना, किसी मोशन को एज्यूम करना, या फिर किसी चीज के बारे में उसके अंदर की गति को मेजर करना या फिर उसके मोशन को काउंट करना, वो कहलाती है बॉडी। देखिए बॉडी के बिना कोई भी गति संभव नहीं है, ये आप लोगों को पता है। अगर कोई इंसान गति कर रहा है तो उसकी बॉडी के बिना या फिर उस इंसान के बिना गति को काउंट नहीं कर सकते। कोई कार गति कर रही है तो उसकी एक फिक्स बॉडी बनी होती है, फ्रेम बना होता है, स्ट्रक्चर बना होता है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी मोशन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ ये कार है, इसके अंदर स्पीडोमीटर है, इसके हिसाब से हम लोग इस स्पीड को काउंट कर सकते हैं या फिर गति को काउंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ रहे हो बात को? देन फिर हमारे पास में जो अगला वाला पॉइंट आता है वो आता है कि गतियां
सिंपल सी मतलब भाषा में या फिर एक पॉइंट है हमारे पास में कि विराम और रेस्ट, विराम रेस्ट या फिर मोशन, दो पॉइंट है। एक है हमारे पास में विराम, विराम गति, और दूसरा है गति, विराम और गति। तो उसके बारे में डेफिनेशन के बारे में लोग बात करेंगे कि तो देखिए कि गति की स्थिति में समय के साथ यदि किसी वस्तु की यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो उसे विराम कहते हैं, विराम कहते हैं। तथा यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे गति कहते हैं, ठीक है बच्चों, समझ रहे बात को। विराम का अर्थ होता है वही चीज स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग, या और दूसरा होता है काइनेमेटिक्स जिसे हम गति कहते हैं। तो गति का मतलब होता है कि समय, वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल अकॉर्डिंग आप लोगों को बताया है कि अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ये माना कि एक कार है, इस कार के रेस्पेक्ट में तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग पॉइंट विजुअल पे। तो यहां पर देखिए इस पोजीशन पे जो इसकी मोशन होगी वो अलग प्रकार से होगी, इसके पैरामीटर्स अलग बनेंगे। देन पे अगर ये कुछ दूरी पर एक पोजीशन ए है मेजर पोजीशन, एक दूसरी पोजीशन मेजर पोजीशन है वो बी है, तो यहां पर बी पोजीशन पर अगर ये कार पहुंचेगी तो इस कार के अकॉर्डिंग जो इसकी मोशन होगी वो क्या होगी, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो ये गति क्या हो गई, ये चीज कंडीशन ये क्या हो गई, समय के साथ स्थिति परिवर्तन की, वो तो कहलाएगी गति। और यहां पर जो कार है वो शुरू होने वाली है, चलना शुरू होने वाली है, या फिर इसकी चाल में परिवर्तन होने वाला है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी स्थिति में परिवर्तन होने वाला है। तो माना कि ये एट रेस्ट पर है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, विराम स्थिति कहलाएगी, कार की विराम स्थिति कहलाएगी। ठीक है बच्चों, होप कि आप लोगों को जो मेरे द्वारा चीज बताई गई है वो सारी की सारी समझ में आ रही है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं कि ये दो कंडीशन हो रही है जिसे आप अच्छे तरीके से और सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि जो गतियां होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं कि गतियों के प्रकार। नॉर्मली गतियां होती है 6 प्रकार की। नॉर्मली जो गतियां होती है वो होती है 6 प्रकार की। उनके रेस्पेक्ट में आप लोगों को कुछ हेडिंग वर्ड्स बता दूं कि वो कौन कौन सी होती है। तो देखिए कि एक मोशन होता है संरेखी, बोल सकते हो आप, रेक्टिव लीनियर, या फिर लीनियर मोशन कह सकते हो। या फिर कह सकते हो एक रेखीय गति। फिर आता है आपके स्थानांतरण गति। थर्ड वो होती है वर्ताकार गति।
फोर्थ आएगी आप लोगों के रोटेटरी मोशन जिसे हम कहते हैं। फिर फोर्थ बच्चों हम लोग बात करेंगे कि रोटेटरी मोशन या फिर रोटेटरी मोशन जिसे हम कहते हैं घूर्णी गति, घूर्णी गति फोर्थ हो गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि दोलन गति के बारे में, दोलन गति यानी कि ओसिलेटरी मोशन। फिर बात करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारा जो है कि कंपन गति के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ हमारे पास में 6 पॉइंट हो गए और 6 टाइप्स हो गए। कंप्लीट जो हमारे मोशन का टॉपिक है उसके बारे में की गतियां होती है वो 6 प्रकार की होती है। तो अब बच्चों हम लोग इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे कि रेखीय गति, स्थानांतर गति और वर्ताकार जो गति होती है हमारी, उनके अंदर पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है और पार्टिकल का जो मोशन होता है वो डायमेंशनल फॉर्म के अकॉर्डिंग, जैसे कि रेखीय गति जिसे हम कहते हैं एक अक्ष के रूप में गति या फिर एक व्यू में गति कहते हैं, तो इनके अंदर जो डायमेंशनल फॉर्म होती है वो किस प्रकार से होती है, स्थानांतर गति के अंदर किस प्रकार से होती है और वर्ताकार गति के अंदर किस प्रकार से होती है। तो आइए बात करते हैं कि इनके एक विस्तारित रूप के बारे में। तो बच्चों अब जो हमारा हेडिंग पॉइंट फर्स्ट है कि गतियों के प्रकार के अंदर मतलब बात करेंगे कि हमारे पास जो रेखीय गति उसके बारे में, रेखीय गति के बारे में। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग किसी एक रेखा के अनुदिश जो हमारे पास में मोशन अवेलेबल है या फिर हम जिस मोशन की कल्पना करने जा रहे हैं वो एक रेखा के अनुरूप में होगी। रेखीय नाम है तो मतलब कि किसी एक लाइन के अकॉर्डिंग, फिक्स लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग इस गति के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस प्रकार से होती है कि किसी वस्तु की एक अक्ष के अनुदिश गति, एक अक्ष के अनुदिश गति। ठीक है बच्चों, इसका जो डायग्राम होता है वो होता है कि माना कि मेरे पास में कोई एक ओरिजिन ओ है जिसे हम कहते हैं कि एट रेस्ट पॉइंट पे, यानी कि किसी कण की गति होती है वो 0 पे होती है, तब हम कहते हैं कि एट रेस्ट या फिर विराम गति। एक एक्स अकॉर्डिंग आप लोग तीनों एक्सिस में से कोई से भी एक्सिस है वो एज्यूम कर सकते हो, एक्स वाई और जेड की एक्सिस के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करेंगे, माना कि मेरे पास में एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इसकी मोशन को काउंट करूं तो इस प्रकार से ये एक रेखीय मोशन है वो स्टेब्लिश होती है। इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, इसके अंदर वो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हो कि जो मोशन होता है वो अलग अलग होता है। इसके रिफरेंस में यहां पर देखिए, अगर मैं गति इस पॉइंट पे स्टार्ट करूं तो यहां पर तो गति हो जाएगी 0, फिर इसके अलग अलग पॉइंट पे अप्रोक्सीमेट है वो इंक्रीजेज होती जाएगी। ठीक है बच्चों, ये जो गति है वो इंक्रीज होती जाएगी अलग अलग पॉइंट पे स्टेब्लिश करने के आधार पर। समझ रहे हो इस बात को? और जो इसका रिफरेंस पॉइंट आगे वो हो जाएगा पी बिंदु। कहने का मतलब ये है कि ये गति है वो किसी कण की एक अक्ष के अनुदिश है और इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस प्रकार समझेंगे कि इसके अलग अलग पॉइंट पे, इसके अलग अलग पॉइंट पे रिफरेंस कोई सापेक्ष रिलेटिव फॉर्म में नहीं है, तो जो गति होती है वो इसमें इसके अंदर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव और नियत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कांस्टेंट मोशन हो जाएगा इसके अंदर। समझ रहे हो बात को? एक एक्स अनुदिश है, आप लोग तीनों एक्सिस में से कोई सा भी एक्सिस के अंदर काउंट कर सकते हो। तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग काउंट करोगे तो फिर आप लोग ये समझ सकते हो कि इसके अंदर जो गति होगी वो धनात्मक और जो है वो नियत होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है बच्चों, फिर सेकंड हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो मोशन है वो हो जाएगा स्थानांतरित गति के अकॉर्डिंग, स्थानांतरित
गति। इस तरह से गति के अंदर हम बात पढ़ेंगे कि किसी कण की दो अक्षों के अनुदिश गति। किस कण की दो अक्षों के अनुदिश गति। ठीक है बच्चों। अब जो हमारे पास में जो ये फॉर्मेट बना है कि इस तरह की गति के बारे में, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग इस प्रकार समझेंगे कि ये देखिए, माना कि मेरे पास में कोई एक घना फॉर्म का एक फॉर्मेट है, समझे बात को, ये घना फॉर्म का फॉर्मेट है। अब जो इसका मोशन होगा वो एक यहां पर हम स्टेबलिश करेंगे, इस पॉइंट पे जो इसका सेंटर पॉइंट होगा उस पर। कहने का मतलब ये है कि जो गति होती है वो दो अक्षों के अनुदिश होगी। इस बात का आप लोग ध्यान में रखें। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, अगर मैं इसे फोर्स लगाऊं, इसको आगे बढ़ाऊं, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, देखिए कि कोई सा भी मोशन हमें काउंट करने के लिए सबसे पहले हमें पॉइंट स्टेब्लिश करना पड़ेगा, बिंदु है वो स्टेब्लिश करना पड़ेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है बच्चों। कहना और दूसरी बात में ये है कि जिस प्रकार से ये दो अक्षों के अनुदिश जो ये घनाभ है वो आगे बढ़ रहा है, इसके अकॉर्डिंग मैं फोर्स लगाऊं, तो जो सेंटर पॉइंट पे इसका जो बिंदु है, यहां पर जो पार्टिकल है वो पार्टिकल भी इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्म के रिगार्डिंग आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों। फिर दूसरी भाषा में आप लोग इसे इस प्रकार से कह सकते हो कि माना कि मेरे पास में ये एक डायमेंशनल फॉर्म के रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड स्टेब्लिश है कि ये हो गया ओरिजिन पॉइंट, ये वाई एक्सिस, देन फिर ये जेड एक्सिस। कोई सा भी एक्सिस ले सकते हो आप, इसको चेंज कर सकते हो 3D के अकॉर्डिंग। फिर यहां पर देखिए कि एक पॉइंट है ए, इसकी डिस्टेंस हो गई x1। ठीक है बच्चों। फिर दूसरे की डिस्टेंस हो गई, वो हो जाएगी x2। देन फिर इसके अंदर जो चेंजिंग हुआ है, ये एक पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा बी। देन भी इसके अंदर जो चेंजिंग हुआ है वो हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए कि तीनों अक्षों के अंदर इसकी जो डिस्टेंस होगी वो समान रूप से होगी, तीनों के अंदर जो चेंजिंग होगा वो समान रूप से होगा। ठीक है बच्चों। या तो आप लोग एक्स और वाई के अकॉर्डिंग ले लो तो भी ये चेंजिंग इतना ही होगा, और ये फिर या फिर आप लोग एक्स और जेड रिगार्डिंग ले लो, देन फिर वाई या जेड की रिगार्डिंग ले लो। तो जो सेंटर पॉइंट है या फिर जो इसमें चेंजिंग हुआ है वो इतना ही रहना, दो एक्सिस के अकॉर्डिंग इसमें चेंजिंग नहीं होगा। और तीनों जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है इन तीनों के रिगार्डिंग भी सेम होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। 3D के अंदर जो चेंजिंग हो रहा है इसके अंदर दो बिंदुओं की जो स्थिति है वो समान रूप से ही अवेलेबल रहेगी। ठीक है बच्चों। फिर डिस्टेंसेस है वो हो जाएगी x1 और यहां से ये हो जाएगी डिस्टेंसेस x2 डिस्टेंसेस। ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों के एक स्थानांतरित गति का एक फॉर्मेट है। अब आप लोग सेकंड, अगर मैं एग्जांपल दूं आपके लिए, तो एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि माना कि एक कोई पटरी पर कोई ट्रेन चल रही है, तो वो पटरी पर ट्रेन चल रही है तो वो किस फॉर्म में, टू डायमेंशन फॉर्म के अकॉर्डिंग है, या फिर स्थानांतरित गति जिसे हम कहते हैं।
स्थानांतरित गति एक दूसरे एग्जाम्पल के रूप में, एक दूसरे उदाहरण के रूप में आप इस प्रकार समझ सकते हो कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी समतल पर कोई कण है वो गति कर रहा है, समतल पर कण गति कर रहा है, तो उस बिंदु को हम लोग कहेंगे स्थानांतरित गति या फिर 2D के अंदर मोशन। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे कि जो मोशन हो रहा है इस पार्टिकल का, तो ये जो मोशन है वो क्या कहलाएगा, 2D के फॉर्म के अंदर कहलाएगा। चाहे किसी सड़क पर गाड़ी चल रही है या फिर पटरियों पर ट्रेन चल रही है, तो वो मोशन क्या कहलाएगी, स्थानांतरित गति के अंदर कहलाएगी, 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगी। ठीक है बच्चों, आप इसे दूसरी भाषा में 2 डायमेंशनल मोशन भी कह सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो हमारा थर्ड पॉइंट है सर्कुलर मोशन। तीनों मोशंस के अंदर या फिर कोई सा भी मोशन हो उसके अंदर आप लोग एक बात ध्यान रखनी है कि जिसका जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को हमेशा आप लोग ध्यान रखें। पॉइंट को आप लोग किस प्रकार से ध्यान रखोगे वो मैं आप लोगों को बताता हूं। आगे देखिए कि थर्ड हमारा मोशन है जैसे कि स्थानांतरित गति और वर्ताकार गति। वर्ताकार गति, ठीक है। इसके अंदर आप इसकी जैसे डायग्राम में अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि माना कि मेरे पास में एक मेजर पॉइंट ये है जिसकी एक रेडियस है r। इस रेडियस के अकॉर्डिंग इसका जो मोशन है वो इस प्रकार से हो जाएगा। तो बच्चों अब इसके अंदर जैसे कि ये मेरे पास सर्कुलर पाथ है, अब इस पाथ के अकॉर्डिंग जो उसका पॉइंट होगा, बिंदु होगा। मोशन कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस प्रकार समझ सकते हो कि जो मेजर चीज है वो तो एक जगह पर इस तरह रहेगी, लेकिन जो बिंदु है वो इसके चारों ओर गति करता रहेगा। कोई सी भी चीज ले लो आप, स्विंग करती रहेगी, मोशन करती रहेगी। जैसे कि मेरे पास में कोई एक रस्सी है, मैं अपनी जगह पे स्थिर हूं, मेरे पास में कुछ चीज है जैसे कि एक रस्सी ले ली, उस पर कोई चीज टंगी हुई है, तो उसके लिए मतलब कि जो मोशन हो रहा है वो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। समझ रहे बात को? मतलब जो रेडियस फॉर्म है वो तो जाएगी रस्सी की, देन फिर जो मोशन है वो स्टेबलिश हो जाएगा अलग अलग पॉइंट पे, जो उसके पॉइंट है वो अलग अलग चीजें पे बनती रहेगी। ठीक है बच्चों, ये बात है इसके अंदर वर्ताकार गति के अंदर। मैं तो मतलब चेंज नहीं होगा, जो मेरा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, वो मतलब चेंज नहीं होगा। ये मोशन इस प्रकार से नहीं होगी, देखिए इस प्रकार से घूमा फिर इस प्रकार से, ये मोशन नहीं होगी। मोशन होगी बस इस प्रकार से कि जो पॉइंट होगा वो स्टेबलिश एज गैप होगा, देन इसके जो बिंदु है वो अलग अलग जगह पे वर्ताकार गति करते रहेंगे। तो इस प्रकार से गति कहलाएगी हमारी वर्ताकार गति। ठीक है बच्चों, यो कि हमारे पास में 3 प्रकार की मोशन, रेखीय गति, स्थानांतरित गति और वर्ताकार गति के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास में अगला पॉइंट है, बच्चों अब हम बात करेंगे हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला मोशन है घूर्णी गति के बारे में। तो घूर्णी गति के बारे में ये मतलब उसका ही भाई है वर्ताकार गति का, वो घूर्णन गति कह सकते हो और इसे घूर्णी गति कह सकते हैं, यानी सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन या फिर रोटेट सीरी मोशन। समझ रहे बात को? कि देखिए कि इनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो इस प्रकार से होता है कि मैंने मतलब एक फिर वापस मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बना दूं कि सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक पॉइंट स्टेबलिश होता है, देन इसके अंदर जो सर्कुलर पाथ के अंदर मोशन होता है किसी पार्टिकल का, किसी पार्टिकल का। तो पार्टिकल के लिए अगर आप बिंदु की बात करोगे तो बिंदु तो हो गए ये यहां पर, तो इस फॉर्म में काउंट करोगे इस चीज को कि ये पॉइंट है जो वो इस यहां पर स्टेबलिश है और मोशन है वो इस प्रकार से कर रहा है। ठीक, लेकिन जो रेडियस है वो रेडियस इसके एक ही है। सारे के सारे जो बिंदु है, चाहे आप इसे यहां पर ले लो
चाहे आप इसे यहां पर ले लो और चाहे आप इसे यहां पर ले लो, सेम रेडियस रहेगी यहाँ पर। तो इसके चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट पे या फिर किसी भी बिंदु पर आप बात करो तो इसके जैसे कि इस फॉर्मेट अनुरूप बात कर लो या फिर इस फॉर्मेट अनुरूप बात कर लो, तो इसकी जो रेडियस है वो सेम रहेगी अलग अलग बिंदुओं पर भी। देन अगर हम बात करें घूर्णी गति के अंदर, तो घूर्णी के अंदर गति के अंदर जो बॉडी होती है उस बॉडी के बिंदु होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इनकी जो रेडियस होती है वो अलग अलग होती है। समझे बात को? जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो एक फैन के बारे में, तो फैन की जो पंखे होते हैं, पंखे जो जैसे कि पर होते हैं उसके, तो उसके लिए जैसे कि मेरे पास में ये फैन है, उसकी जो पर है वो इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। ये माना कि मेरे पास में एक फैन है, तो इस फैन के अकॉर्डिंग देखिए इस पॉइंट के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक इस पर को आप लोग एक साइड में एकल रूप में भी लेकर समझ सकते हो कि इसके रेडियस के अकॉर्डिंग जो इसके पॉइंट एस्टेब्लिश हुए हैं वो अलग अलग पॉइंट है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट वो लगे, यहां पर पॉइंट लगे, यहां पर पॉइंट लगे और यहां पर अलग तरीके से पॉइंट अलग अलग फॉर्मेट के अंदर है। तो ये सारे के सारे पॉइंट मिलकर इसको एक मोशन, सर्कुलर मोशन है वो प्रदान करते हैं, वर्ताकार मोशन है वो प्रदान करते हैं। तो देखिए इसकी जो रेडियस है वो किस प्रकार से अलग अलग है। इस पॉइंट की मैं बात करूं तो इसकी रेडियस हो जाएगी ये, देन इसकी बात करूं तो इसकी रेडियस हो जाएगी ये, इस पॉइंट के लिए ये रेडियस हो जाएगी इस प्रकार से, फिर इसके लिए इस प्रकार से, इस फॉर्मेट के रूप में। तो कहने का मतलब ये है कि घूर्णी गति के अंदर वस्तु होती है, कंप्लीट वस्तु को अलग अलग बिंदु है वो सर्कुलर मोशन प्रदान करते हैं, और वर्ताकार गति के अंदर बॉडी को मतलब एक रेडियस के अकॉर्डिंग ही बिंदु है वो मोशन प्रदान करता है, बिंदु है वो मोशन प्रदान करता है। एक बिंदु होता है, एकल बिंदु होता है, एक पॉइंट स्टेब्लिश हमें करना पड़ता है और फिर उसको एज्यूम करने के बाद में जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन स्टेब्लिश करता है फॉर्म को उसको। और यहां पर होते हैं क्या कंडीशन होती है कि अलग अलग बिंदु होते हैं, उनके अलग अलग रेडियस होती है, कंप्लीट बॉडी को एक मोशन प्रदान करते हैं, सर्कुलर मोशन है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गई इसकी बात। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास में अगले वाला मोशन है कि फिफ्थ हो गया, फिफ्थ आ जाएगा हमारे पास में दोलन गति। दोलन गति, दोलन गति आप कह सकते हो कि कोई भी कण है उस कण की माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो गति होती है, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जो गति होती है वो गति कहलाती है दोलन गति। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो एक पेंडुलम का। पेंडुलम के अंदर क्या फॉर्म होती है, जैसा कि ये पेंडुलम इस फॉर्म के अंदर लटका हुआ है, इस फॉर्मेट के अंदर, और जैसे कि ये पेंडुलम है, ये इसकी मेन वाइल पोजीशन हो गई। इस मेन वाइल पोजीशन के रिगार्डिंग इसका जो मोशन है वो इस प्रकार से हो जाएगा इस फॉर्म में, यानी कि जो गति है वो यहां पर वो इर्द गिर्द होगी इसके। आप लोग इसे एज्यूम कर सकते हो इसके रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गई, दोलन गति हो गई। आप लोगों ने दोलन गति का एग्जाम्पल हो गया। इसके रिगार्डिंग जितने भी एग्जाम्पल है वो आप लोग एज्यूम कर सकते हो। जैसे कि एक झूला हो गया बगीचे के अंदर, ये झूले के अंदर क्या होता है, स्विंग ही होता है, इस प्रकार से दोलन गति होती है। मीन वाइड पोजिशन से मतलब इर्द गिर्द आसपास में घूमता है उसकी जो मोशन है वो क्या कहलाएगी, दोलन गति कहलाएगी। ठीक है बच्चों,
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास अंतिम जो गति है, अंतिम गति जो प्रकार है कंपन गति का, कंपन गति का, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन के रिगार्डिंग आप लोग इस प्रकार समझ सकते हो इसे कि माना कि कोई स्प्रिंग होती है, कोई स्प्रिंग होती है, या फिर आप लोग वो वाद्य यंत्र होता है बजाने का, जैसे आप कहते हो ढोल, तो आप लोगों ने मतलब एज्यूम किया होगा, आप लोगों ने महसूस किया होगा इस बात को कि उसको जब पीटते हैं तो उसके अंदर एक कंपन करती है, वो उसके जो सरफेस है वो कंपन करती है। समझ रहे हो बात को? या फिर आप लोग दूसरा एग्जांपल देखो तो कोई स्प्रिंग होती है, उसको थोड़ा सा खींचने पर जब वो वापस जाता है तब उसके अंदर हल्की सी एक कंपन स्टार्ट होता है उसके अंदर। तो इस प्रकार की जो मोशन होती है, इस प्रकार जो घटनाएं होती है वो मोशन के अंदर काउंट कहलाती है, और मास जो उसकी परिभाषा होती है वो होती है कंपन गति के रूप में। समझिए बात को? तो ये तो कि हमारे पास में गतियों के कुछ प्रकार, 6 प्रकार गति होती है, उनके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को उनके बारे में अलग तौर बता दिए है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो डिस्टेंसेस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन और दूरियों की परिभाषा है वो किस प्रकार से होती है, उनकी परिभाषा क्या है और किस फॉर्मेट को दूरी कहेंगे, किस फॉर्मेट को डिस्टेंस कहेंगे। तो आइए बात करते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारा दूरी जिसे हम कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो दूरी की डेफिनेशन होती है कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई लंबाई, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई लंबाई या फिर तय पथ लंबाई जिसे आप कह सकते हो। ठीक है बच्चों? तो अब हम बात करेंगे जैसे कि इसकी डायमेंशन होती है उस प्रकार से होती है कि m0 l1 t0, उसका मात्रक होता है वो होता है मीटर, ऐसा ही मात्रक होता है उसका मीटर, और सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात को? अब मैं आप लोगों को पहले डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी निकाल देता हूं, फिर मैं आप लोगों को बात करूंगा कि इसके अंदर जो डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के, वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से नहीं होता है। तो सेकंड हम बात करेंगे कि जो हमारा हेडिंग पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, विस्थापन के बारे में। विस्थापन, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु के मध्य तय दूरी विस्थापन कहलाती है। ठीक है बच्चों? तय दूरी विस्थापन कहलाती है। इसकी व्युमा भी होती है, जैसे कि विस्थापन होता है m0 l1 t-1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दूरी बटा समय, मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा डी। तो उसकी व्युमा क्या होती है m1 l1, और ये जो होती है दूरी होता है वो हमेशा अदिश राशि होती है, दूरी होती है अदिश राशि होती है, और ये क्या होती है सदिश राशि होती है। इसकी फिक्स डायरेक्शन होती है। ठीक है बच्चों? और मीटर पर सेकेंड जिसको जो इसका मात्रक होता है वो हो जाएगा। अब मैं डायग्राम रिगार्डिंग आप लोगों को समझा रहा हूं कि माना कि मेरे पास में एक ट्रायंगल है, वो इस प्रकार से है कि A to B। ठीक है बच्चों?
अब देखिए ये हो जाएगा 3 मीटर, ये हो जाएगा 4 मीटर। अब हम लेंगे इस पॉइंट को इस प्रकार से ऐड कर दिए, इसकी जो इसका विकर्ण है उसको कर्ण को। फिर बच्चों यहां पर देखिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इनके अंदर जो एक मेजर डिफरेंस है वो हो जाएगा कि दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, धनात्मक हो सकती है या फिर शून्य हो सकती है। दूरी है वो हमेशा धनात्मक हो सकती है और शून्य हो सकती है। दिन भी हमारा जो विस्थापन है वो जाएगा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। विस्थापन हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। अब इस डायग्राम के रिगार्डिंग आप लोगों को मैं समझा रहा हूं कि जो इसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप लोगों को मेजर करना है। तो डिस्टेंस क्या है आप लोग इसके अंदर एज्यूम कर सकते हो कि डिस्टेंस हो जाएगी आप लोगों के लिए OA और OB। ठीक है बच्चों, ये तो हो जाएगी आप लोगों की डिस्टेंस, हो जाएगी आप लोगों के लिए डिस्टेंस। और ये जो शॉर्ट टर्म है वो हो जाएगा आपके डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो बात को? देन फिर आप लोगों के मतलब कि एक वीडियो स्क्रीन पे आ रही है, एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप लोग एक मैप के अकॉर्डिंग समझ रहे हो, इस मैप के अंदर जैसे कि जयपुर से जो दिल्ली की एक डायरेक्शन बन रही है, वो डायरेक्शन अगर मैं एक फिक्स डायरेक्शन के रूप में लूं, तो एक जो मेरे पास में शॉर्ट टर्म होगी, वो शॉर्ट टर्म क्या हो जाएगी, वो जाएगी आप लोगों के डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जयपुर से अगर मुझे दिल्ली जाना है तो जयपुर से दिल्ली जाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट और शॉर्ट टर्म होगी, जो मेरे पास में शॉर्ट रास्ता होगा, शॉर्ट वे होगा, वो मेरे एक रूप में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं इसी डायरेक्शन को घूमकर अगर मैं बात करूं कि दिल्ली जाना है तो उसके लिए पहले मैं जाऊं जैसे कि लखनऊ जाऊं और लखनऊ से फिर जाऊं मैं दिल्ली, तो वो जो मतलब जयपुर से वाया लखनऊ और जो लखनऊ से दिल्ली का जो मतलब डिस्टेंस होगा, जो रास्ता होगा किलोमीटर के रूप में, वो कहलाएगा डिस्टेंस, दूरी कहलाएगी। यानी कि आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज ध्यान रखनी है कि जो शॉर्ट टर्म होगा आपके, जो शॉर्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्ट मतलब विस्थापन होगा, वो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और जो लॉन्गेस्ट टर्म होगा वो जाएगा डिस्टेंस। ठीक है बच्चों? फिर देखिए यहां पर आप लोग इसे काउंट कर सकते हो, 3, 4n कितना हो जाएगा, ये छोटी क्लास में पढ़े हो इस बात को। तो पाइथागोरस पर में ये क्या है ये कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस 16 25 का 5, तो ये हो जाएगा 5, 3, 4, 5 के साथ में चलते हैं। इसके रिगार्डिंग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, बस सिंपल चीज है, ध्यान में ज्यादा लोड नहीं लेना है कि डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से नहीं होता है। शॉर्ट टर्म जो होगी, किसी भी वस्तु के बारे में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बात करना है तो उसके बारे में आप लोग ये चीज ध्यान में रखें कि उसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट टर्म होगी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और लॉन्गेस्ट टर्म होगी वो जाएगा उसका डिस्टेंस। ठीक है बच्चों? फिर देखिए इसके अंदर हम बात करेंगे कि अगर ये मोशन है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, वो वर्ताकार पथ के अंदर हो तो उसे हम किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये मैं एक डायग्राम किस प्रकार से बना लूंगा, 3, 4 A O B, ये कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहां पर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा कि एक वर्ताकार पथ के अनुरूप इसका डिस्टेंस है वो कैसे हो जाएगा, और ये तो हो गया यहां पर डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगी डिस्टेंस। ये मेरे पास में एक डायग्राम है,
मेजर पॉइंट ए है, मेजर पॉइंट ओ है, सॉरी ओरिजिन, यहां पर ए बी सी और डी। ठीक है बच्चों, ये 4 पॉइंट है। अब इसके रिगार्डिंग हमें अब देखिए कि अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहां पर जैसे कि ए टू बी के बारे में, ए टू बी के बारे में। तो यहां पर जैसे कि मैं जो बोलता हूं उसे थोड़ा शॉर्ट टर्म में लिख दूं एक बार, ये हो जाएगा कि इस फॉर्मेट ग्रुप में ओ ए बी यहां पॉइंट सी एंड यहां पर डी। तो देखिए बच्चों, ए से बी के बीच में बात करेंगे, ए टू बी के बीच में यहां पर जो इसका डिवाइडेशन होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा कि डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी 2/4 और फिर हम बात करेंगे ए टू सी के बारे में, देन फिर ए टू डी के बारे में, और फिर हम बात करेंगे ए टू ए के बारे में। ठीक है बच्चों, फिर इसके अंदर आप लोग ये बात ध्यान में रखें कि जो डिस्टेंसेस एरियाज हैं वो अलग अलग हो जाएंगे आपके। यहां पर देखिए डिस्टेंस है वो अलग अलग हो जाएगी कि 2πr बाई रेडियस की r है तो 2πr/2, और यहां पर हो जाएंगे 3πr/2 3/4 सॉरी 3/4 और πr 2πr, और यहां पर हो जाएंगे 2πr। अब देखिए बच्चों, डिस्टेंस हमने कवर की, कंप्लीट वर्थ है, वर्थ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr होता है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि ये तो हो जाएगी इसकी फोर्थ पोजीशन 2πr, जो इसका चौथा हिस्सा है, इसको 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगी, वो तो जाएगी 2πr/4 ए टू बी के लिए, ए टू बी के लिए। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करेंगे कि ए टू सी के लिए, ये इसका कंप्लीट आधा भाग है, तो आधे भाग के लिए हो जाएगा 2πr/2, और देन फिर थर्ड पार्ट के लिए हो जाएगा 3/4πr 2πr। ठीक है बच्चों, और कंप्लीट के लिए हो जाएगा 2πr। अब हम बात करेंगे इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 0। 1/4 1/2 एरिया कवर किया इसने, और इसने किया 3/4 एरिया कवर, कंप्लीट हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, तो कुछ पार्टीशन है, और इसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमें किस प्रकार से काउंट करनी है उससे हमें ध्यान रखनी है कि वर्ताकार पथ के लिए अगर डिस्टेंस किस प्रकार से ये आप लोग यहां पर एज्यूम कर सकते हो, ये आर ही है, कैपिटल आर लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया वर्ताकार पथ के लिए। अब हम बात करेंगे कि इसके जो पॉइंट है कि विस्थापन नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 है, वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता, उसके बारे में। तो देखिए कि एक फॉर्म हमें एस्टेब्लिश करनी होगी, उस फॉर्म के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे डिस्टेंस होती है और डिस्प्लेसमेंट होता है वो अब बच्चों में डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट
काउंट करने हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मेट बनाता हूं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्मेट। उस फॉर्मेट के रिगार्डिंग आप लोगों को समझना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो किस प्रकार से होता है उस फॉर्म में। तो देखिए कि ये एक्स होती है, एक्स होती है, ये हो गया ओरिजिन। फिर इसी को ये एक्स कंप्लीट एक्सिस होती है एक्स एक्सिस सदिश होती है, तो इसके लिए एक्स सदिश हो जाएगा एक्स। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो डिस्टेंस हमें डिस्प्लेसमेंट में निकालना है, तो माना कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी, जिसके रिगार्डिंग हमारे पास में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी एक ओ से ए के लिए तो हो जाएगी x1 और ओ से बी के लिए हो जाएगी x2। ठीक है बच्चों, तो जो हमें x1 अगर काउंट करनी है या फिर हमें x फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए जैसे कि अगर हम वैल्यू लिखे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यूज पॉजिटिव आएगी। जैसे कि हमें ए बी काउंट करना है या डिस्टेंस काउंट करनी है, तो ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगी, ए बी डायरेक्शन में फाइंड आउट हो जाएगी। तो बच्चों इसके लिए जो वैल्यूज आएगी इसकी, तो वो वैल्यूज क्या जाएगी, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, तो ये वैल्यूज हमारे पास में निकल के आ जाएगी, कंप्लीट पॉजिटिव वैल्यूज है वो फाइंड आउट हो जाएगी। समझे बात को कि ए बी में फाइंड आउट करना है और कंप्लीट डिस्टेंस है वो एक्स, तो x2 माइनस x1 की वैल्यूज हमारे पास में आ जाएगी पॉजिटिव। तो इस प्रकार से हमारे पास में अगर किसी भी एक लाइन पे हमारे पास जो वैल्यूज है अगर हम इस प्रकार से एस्टेब्लिश करें, तो उसकी जो वैल्यूज है वो फाइंड आउट हो जाएगी पॉजिटिव रूप में। तो ये एक टर्म आ गई। अब दूसरी टर्म्स के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए हो जाएगा ओ से लेकर के एक सदिश अब इसके अंदर देखिए कि यहां से मैं एक पॉइंट एज्यूम करूं, ये ओ से जो ऋणात्मक दिशा होती है उसके बारे में बताया गया है इसके अंदर। ये इस बात को ध्यान रखें, यहां पर भी है, ये एज्यूम कर ले। लेकिन धनात्मक के लिए, ऋणात्मक के लिए और जीरो के लिए ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर हम बात करते हैं जैसे कि इसके लिए, तो यही दो पॉइंट है वो स्टेब्लिश है, ए और बी। यहां पर ये हो जाएगा x2 और ये डिस्टेंस हो जाएगी x1। अब जो x2 माइनस x1 आएगा वो आ जाएगा इज लेस देन जीरो। अगर हम x2 से x1 घटाएं, OA माइनस OB करें, OA माइनस OB करें, तो जो डिस्टेंस आ जाएगी वो नेगेटिव आ जाएगी, जो मान आएगा हमारे पास में हो जाएगा नेगेटिव। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट के रिगार्डिंग वो दूरी इस प्रकार से हो जाएगी कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसके ऋणात्मक दिशा के अंदर भी हमें एज्यूम रखना है, ध्यान रखना है। तो इसके लिए ये एक पॉइंट है एक सदिश डायरेक्शन में, जैसे कि यहां पर बच्चों जो ए बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि ये बिंदु ए है और यहां पर बिंदु है वो बी है, यही पॉइंट पे। तो इसके लिए x2 और इसके लिए x1 हमें फाइंड आउट करना है। तो x2 माइनस x1 या फिर आप x1 माइनस x2 कह सकते हो।
x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ऋणात्मक फॉर्म के अंदर हम जो डिस्टेंसेस हैं उनको हम लोग 0 एज्यूम कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग इसे 0 मान सकते हैं, क्योंकि 0 के रिगार्डिंग हम लोग इसे धनात्मक तो ले नहीं सकते, माइनस करना है तो माइनस के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे डिस्प्लेसमेंट है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। ठीक है बच्चों, एक चीज आप लोग ध्यान रखें कि दूरी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन हो सकती है। ग्रेटर देन इक्वल यानी कि दूरी विस्थापन से बड़ी और बराबर भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्पीड के बारे में।